हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोरिक एसिड्स के बारे में। बोरिक एसिड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AH3BO3। तो बोरिक एसिड का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स, वेरियस रिएक्शंस बोरिक एसिड का। तो चलो देखते हैं बोरिक एसिड की। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं, दैट इज AH3BO3। और इसका जो बोरिक एसिड नाम है, इसका और एक नाम है, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड्स। तो नोट करके रखो, बोरिक एसिड का दूसरा नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। अभी आता है बोरिक एसिड। देखो, इसको H3BO3 या कभी कभी हम लोग इसको BOH3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। ऐसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, देख सकते हो sp2 प्लानर स्ट्रक्चर है। और जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली दैट इज अ 120 डिग्री। 120 डिग्री, सब 120 डिग्री करके होगा, ठीक है। और ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। इसका जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी होता है उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये है नॉर्मल बोरिक एसिड। तो अभी हम लोग बोरिक एसिड का क्या करेंगे? प्रिपरेशन को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज अ प्रिपरेशन। तो बहुत सारे प्रिपरेशन होता है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा प्रिपरेशन एग्जाम के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले प्रिपरेशन है, अगर मैं Na2B4O7 10H2, जिसका नाम है बोराक्स। क्या नाम है? बोराक्स। अगर हम लोग इस बोराक्स के अंदर हम लोग क्या देते हैं? HCl दे देते हैं और वाटर देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? हमारा H3BO3 प्लस NaCl का फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग का क्या देखते हैं? बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, जो भी बताओ, प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बोरिक एसिड का। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा बोरिक एसिड की प्रिपरेशन। इसके बाद आता है बोरिक एसिड की वेरियस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो कैसे कैसे प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज। तो देखो बोरिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जो फास्ट प्रॉपर्टीज हैं, जो बोरिक एसिड का एक लेयर स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे मैंने बताया, मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया, तो बोरिक एसिड जो होता है वो ऐसे लेयर स्ट्रक्चर में भी होता है। तो ऐसे वेरियस स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। जैसे बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर आ रहा है, वेरियस इंटरेक्शन हो रहा है और एक दूसरे के साथ। और ठीक है, ऐसे ऐसे इंटरेक्शन कर करके स्ट्रक्चर को फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो रहा है? बोरिक एसिड का जो लेयर फॉर्म है, लेयर फॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। लेयर फॉर्म स्ट्रक्चर, ये क्या हो रहा है? लेयर स्ट्रक्चर आ रहा है। मतलब जो बोरिक एसिड H3BO3 ऐसे धीरे धीरे क्या कर रहा है? लेयर फॉर्म कर रहा है। तो बोरिक एसिड का हम लोग ऐसे लेयर फॉर्म भी देख पाते हैं। उसके बाद हम लोग और ये जो सारे देख सकते हो, इस लेयर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। मतलब लेयर स्ट्रक्चर की जो मेन रीजन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो नॉर्मल स्ट्रक्चर भी होता है जैसे मैंने पिछले बताया जो प्लानर है, बट यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर हो रहा है और लेयर स्ट्रक्चर की जो मेन रीजन है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टीज में बता दूं, जो बोरिक एसिड्स है ये उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ये बेसिकली क्या वीक है, वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। तो इसका एसिडिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। और क्या देखा जाता है, अगर हम लोग इस H3BO3 इसके अंदर हम लोग वाटर देते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, H3O प्लस प्लस BOH होल 4 माइनस हो जाएगा। देखो कैसे रिएक्शन किया, जो H3BO3 है, H3BO3 को हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जो BOH होल 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी जब वाटर, ये जो वाटर है, ये वाटर जब H प्लस को छोड़ दिया, ये वाटर तो एक H प्लस को छोड़ दिया और ये H प्लस जब छोड़ा तो H3O प्लस हो रहा है। और सोच यहाँ पे दो वाटर मैं ले रहा हूँ तो H प्लस छोड़ रहा है तो H3O प्लस हो रहा है, और जो OH माइनस छोड़ रहा है, इस OH माइनस क्या कर रहा है, इसको कैप्चर करने के बाद BOH होल 4 माइनस फॉर्म हो गया। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो pK का वैल्यू होता है ये होता है 9.25। और जो BOH4 माइनस हो रहा है, देखो BOH होल 3 का जो स्ट्रक्चर था ये तो ऐसे ट्राइगोनल प्लानर था और तुम्हें पता है ये क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था। बट जब हम लोग OH माइनस को कैप्चर कर लिया, अभी देखो OH माइनस को क्यों कैप्चर किया, मतलब बोरॉन यहाँ पे OH माइनस को एक्सेप्ट किया क्योंकि बोरॉन के पास हमें पता है ना वैकेंट डी होता है। क्या होता है, बोरॉन के पास होता है वैकेंट डी। अभी वैकेंट डी होने के कारण से उस वैकेंट डी में क्या होगा, जो OH है, OH जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है और एक्सेप्ट होने के बाद ये देख सकते हो टेट्राहेड्रल शेप हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब पहले तुम्हारा sp2 था तो उसके पास वैकेंट p था, माफ करना वैकेंट p था, सॉरी एक्सट्रीमली, बोरॉन का वैकेंट डी नहीं हो सकता, बोरॉन का वैकेंट p है। तो वैकेंट p होने के कारण से उस वैकेंट p में क्या हो गया, OH एक्सेप्ट हुआ और होने के बाद मेरा ट्राइगोनल प्लानर से टेट्राहेड्रल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये गया मेरा सेकेंड बिहेवियर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कंपाउंड लिया HBO2। ठीक है, ये क्या है हमारा HBO2 है। तो HBO2 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक बोरिक एसिड का फॉर्म है। ठीक है, तो इसको जब हम बेसिकली क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जब हम लोग इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं तो हमारा बोरिक एसिड फॉर्म होता है, दैट इज अ बोरिक एसिड। ठीक है, HBO2 को अगर हीट किया जाता है तो बोरिक एसिड फॉर्म होता है। वापस बोरिक एसिड को अगर हीट किया जाता है तो हमारा HBO2 फॉर्म होता है और जिसका स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक, और इसको वापस हीट किया जाता है तो हमारा फॉर्म होता है HBO2। बट HBO2 पहले क्या था, मोनोक्लिनिक था, और मोनोक्लिनिक से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक दूसरे स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, इसको बोला जाता है ऑर्थोबोरिक। अभी तुम बोल सकते हो अरे मोनोक्लिनिक HBO2 है, HBO2 तो ऑर्थोबोरिक भी है। देखो ये बेसिकली इस प्रोसेस को, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वेंचिंग करना। क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब तुम्हारा जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो सेम है बट जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है वो बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्वेंचिंग। क्या बोलेंगे, क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है वो क्या हो गया, बदल गया। तो अभी हम लोग जो बोरिक एसिड देख रहे हैं, बोरिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड्स है जो मैंने बताया पहले ही। तो वीक एसिड होने के कारण से इसको हम लोग टाइट्रेशन अच्छे से नहीं कर सकते, वीक एसिड है। तो जब हम लोग बोरिक एसिड वर्सेस NOH करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो डिफिकल्ट इसकी इन पॉइंट है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
क्योंकि दोनों यहाँ पे वीक है ना, ये वीक होने के कारण से, और ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन पॉइंट क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट जब हम लोग इस NH को रिप्लेस करके डिफरेंट अल्कोहल लेते हैं, लाइक विसिनल डाइऑल, NH के प्रेजेंस में अगर विसिनल डाइऑल या कैथेकॉल, इन सारे डाइऑल लिया जाता है, तब हम लोग देखते हैं जो रिएक्शन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका नाम क्या है, कैथेकॉल। ठीक है, विसिनल डाइऑल। तो अभी तुम बोलोगे क्यों, ऐसे क्या होता है जो इसके NOH के साथ अच्छा टाइट्रेशन नहीं करता है, बट विसिनल डाइऑल या कैथेकॉल के साथ बहुत ही अच्छे से टाइट्रेशन करता है। तो चलो इसका रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। रिएक्शंस करने के बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखो, बोरिक एसिड नॉर्मली तो एक वीक एसिड्स है, बट इज इन प्रेजेंस ऑफ विसिनल डाइऑल या इन प्रेजेंस ऑफ कैथेकॉल, इनके प्रेजेंस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो बोरिक एसिड एक वीक एसिड है नॉर्मली, बट विसिनल डाइऑल और कैथेकॉल के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेवियर शो करता है। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है जो क्यों, ऐसे क्या होता है। तो चलो देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक बोरिक एसिड लिया H3BO3 और इसके साथ मैंने 2 कैथेकॉल लगाया, ठीक है, तो 2 लिया, तो मेरा जब प्रोडक्ट बना तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा H3O प्लस प्लस हमें कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ठीक है, एक क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। मतलब ये जो कैथेकॉल है, एक कैथेकॉल क्या कर रहा है, इस कैथेकॉल बोरॉन को दोनों साइड से कैप्चर कर रहा है, और कैप्चर करने के बाद एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और मेरा क्या हो रहा है, मेरा HCO प्लस रिलीज हो रहा है। अभी तुम देखो जो बोरिक एसिड्स है, बोरिक एसिड जनरली वीक एसिड्स है। वीक एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो H प्लस छोड़ने की जो टेंडेंसी है उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट इस रिएक्शंस को देखो, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट स्टेबल होने के कारण से क्या होगा, रिएक्शंस यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस का प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस की प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, मेरा एसिडिटी इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है, तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने के कारण से रिएक्शन क्या चाहेगा, जो इस कॉम्प्लेक्स को ज्यादा अमाउंट में फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये क्या एक चिलेट कॉम्प्लेक्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस चिलेट कॉम्प्लेक्स बनने के कारण से स्टेबल है, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और जितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उतना H प्लस रिलीज होगा, और जितना H प्लस रिलीज होगा मेरा एसिडिटी उतना इंक्रीज करेगा। इसके कारण से जो बोरिक एसिड है वो इस कैथेकॉल के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, और एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू फॉर्म्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्स and reaction take and more amount H plus release, then acidity increase। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा फॉर्म होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ज़्यादा H प्लस रिलीज होगा, तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा।
और एसिडिटी ज़्यादा होने के कारण से इसकी जो टाइट्रेशन होगा, अगर मैं इन दोनों का टाइट्रेशन करूँगा तो बहुत ही अच्छे से टाइट्रेशन होगा और एक अच्छा एंड पॉइंट भी ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो एनओएच के केस में क्यों टाइट्रेशन अच्छा नहीं होता है, कैथेकॉल में क्यों अच्छा होता है, इसको नोट करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैथेकॉल के साथ रिएक्शन दिखाया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बोरिक एसिड को H3BO3 बोरिक एसिड को हम लोग इथानॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हम लोग देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो हाइड्रोजन है ना, तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इथाइल ग्रुप आ जाता है, मतलब C2H5 ओके होल 3BO3। मतलब तुम्हारा पहले स्ट्रक्चर क्या था, H3BO3। ठीक है, तो H3BO3 के जो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ रहा है, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीनों इथाइल आ गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका जो अगर नाम बोलोगे इसको ट्राई इथाइल बोरेट बोलोगे। क्या नाम बोलोगे इसका, ट्राई इथाइल बोरेट। इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल बोरेट। इसके साथ और एक रिएक्शंस भी हम लोग करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट करके रखो, ये इथानॉल के साथ रिएक्शंस किया और हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं जब हम लोग आग लगाते हैं ना, आग लगाते हैं, देखना ग्रीन कलर की आग जनरेट होता है, तो वहाँ पे हम लोग इथानॉल दे देते हैं बोरिक एसिड के अंदर टेस्ट ट्यूब में, तो ऐसे आग जनरेट होता है, ग्रीन कलर का ग्रीन फ्लेम होता है, देखना ग्रीन फ्लेम। आई थिंक तुम लोगों ने इसको देखा होगा, जो ग्रीन फ्लेम टेस्ट ट्यूब में आग जलता है और बेसिकली बोरिक एसिड के टेस्ट होता है। बोरिक एसिड के अंदर इथानॉल देते हो और इथानॉल क्या होता है, फ्लेमेबल, तो जल जाता है। और जलने के टाइम क्या होता है, नॉर्मल इथानॉल जो जलता है ना वो येलो कलर का होता है, नॉर्मल फायर का कलर क्या होता है, येलो कलर। बट यहाँ पे बोरिक एसिड होने के कारण से यहाँ पे जो फायर का कलर होगा उसको हम क्या देखेंगे, ग्रीन फ्लेम हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं KeHF2 के साथ, अगर KeHF2 इनके साथ हम लोग बोरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो हम लोग देखते हैं KBF4। KBF4 एक स्टेबल होता है, इसका नाम जो होता है पोटेशियम फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट KeHF2 H3BO3, तो KBF4 KOH प्लस 2H2 पोटेशियम फ्लोरोबोरेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस में जाएंगे, फ्लोरोबोरेट BF4 माइनस। BF4 माइनस भी एक तुम्हारा टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे, हमारा जो लास्ट रिएक्शंस है वो क्या है, हम लोग अगर CaF2 इसके साथ H2SO4 प्लस बोरिक एसिड देंगे और हीट देंगे, तो हम लोग देखेंगे CaSO4 प्लस BF3 प्लस वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बोरॉन जो हैलाइड्स हैं, जो बोरॉन फ्लोराइड्स है, इसका प्रिपरेशन भी है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ मैंने BF3 का जनरेट किया, अगर मैं CaCl2 लूँगा तो मेरा BCl3 का जनरेट होगा, CaBr2 लेंगे तो BBr3 का जनरेट होगा। मतलब ये क्या है, तुम्हारे जो हैलोजन फ्लोराइड है, हैलोजन फ्लोराइड नहीं सॉरी, बोरॉन फ्लोराइड्स है, बोरॉन फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन भी है। ओके, तो ये था तुम्हारा बेसिक सारे रिएक्शंस। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ यूज, जो हमारा बोरिक एसिड्स है इसका कुछ यूज देख लेते हैं। इसका यूज भी हमारा इम्पोर्टेंट है, बोरिक एसिड यूज। तो ये क्या होता है तुम्हारा, जो इसका पहला यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर, हम लोग मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं।
मैन्युफैक्चर ऑफ एनामेल्स एंड ग्लेजेस फॉर पॉटरी। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉटरी, POTTERY, बहुत ही गंदा हैंड राइटिंग है मेरा। तो मैन्युफैक्चर ऑफ एनामेल्स एंड ग्लाजेस पॉटरी, POTTERY, पॉटरी, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई वॉश में यूज किया जाता है। तुम देखना बहुत सारे जो आई वॉश होता है, जो ड्रॉप होता है आई ड्रॉप, उस आई ड्रॉप में तुम देखना बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। या तुम जो टैनिंग इंडस्ट्री है, टैनिंग इंडस्ट्री में भी तुम देखोगे बोरिक एसिड का बहुत इस्तेमाल होता है। ओके, और जो फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज़ किया जाता है, जैसे मिल्क, इन सब में फूड प्रिजर्वेटिव लाइक मिल्क, ठीक है, इन सब में भी बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो बोरिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है।